Study IQ IAS. Smart aspirants number one choice. नाभिषेको न संस्कार सिंहस्य कृते मृगे विक्रमार्जित राज्यस्य स्वयमेव मृगेंद्रता। इस श्लोक को आपने अपने स्कूल के दिनों में जरूर सुना होगा। सारांश ये है कि शेर जो होता है ना, वो जंगल का राजा स्वयं बनता है ना, स्वयमेव मृगेंद्रता। लेकिन जब हम बात करते हैं भारत की, तो वर्षों के इतिहास में कई बार हमने इस बात को प्रूव किया है कि हम स्वयं ही राजा बने हैं। आपको लग रहा होगा कि किस प्रकार की बातें कर रहे हैं, तथ्य नहीं है। मैं आपको छोटी सी बातें बताता हूं, दो। पहला, जब 1974 में भारत पे न्यूक्लियर परीक्षण करने के कारण सैंक्शंस लग गए थे, उसके बाद भी हम न्यूक्लियर पावर बने और फिर एक और न्यूक्लियर टेस्ट हम करते हैं पोखरण में। भारत पे जो सैंक्शंस लगे थे वो मल्टीपल डायरेक्शन में थे, बावजूद उसके 1984 में इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम भारत चालू करता है। उसके बाद भारत कभी पीछे मुड़ के नहीं देखता है। विज्ञान के अन्य क्षेत्रों में बी डीआरडीओ, इसरो और एनीथिंग, भारत ने अपने दम पे बहुत कुछ हासिल भी किया है ना। तो ये भारत के जो गौरवशाली इतिहास के कुछ ऐसे क्षण हैं जिनको हमें नहीं भूलना चाहिए। इसी अगर हम कड़ी में आगे बढ़े तो एक और क्षण ऐसा जुड़ा है जहां पे डीआरडीओ ने अब एक प्रकार से भारत के जो प्रमुख शहर हैं, पहले तो उनको एक शील्ड सी दे दी है ना। द्वितीय स्तर का परीक्षण हो चुका है, तो ऑलमोस्ट हम फाइनल लेवल पे हैं, जहां पे आसपास के जो देश हैं, स्पेसिफिकली आपको पता है मैं पाकिस्तान और चीन की बात कर रहा हूं, वो हम पे किसी भी प्रकार से, कितनी भी उन्नत मिसाइल तकनीक हो उनकी, हमारे शहरों पे वो एकदम से वो हमला नहीं कर सकते, है ना। तो डीआरडीओ का ये जो ऐतिहासिक कदम है, हम इस पे देखेंगे और इस पे भी हम आगे बढ़ेंगे। इसके सभी एस्पेक्ट पे क्या है ये बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस, किस स्तर पे है भारत, क्या क्या चीजें हैं, स्पेशल क्यों है, सब पे विस्तार से बात करेंगे। तो तब तक जरूर देखिएगा। ये मेरा टेलीग्राम है, टारगेट यूपीएससी बाय विकास सिंह। स्कैन कर लीजिए, जुड़ जाइए, है ना। एक 30,000 से ज्यादा बच्चों की कम्युनिटी है जो यहाँ से जुड़ी हुई है। ये पीडीएफ भी प्राप्त होगा। यहाँ पे यूपीएससी के डिस्कशंस, ऑप्शनल का डिस्कशन सब मैं करता रहता हूँ। बाकी इंस्टाग्राम पे भी आपका स्वागत है, यहाँ पे भी आप जुड़ना चाहें तो आराम से जुड़ सकते हैं ना। बस आते चलूँ, शॉर्ट में बस बताता चल रहा हूँ, लास्ट में विस्तार से बात करूंगा कि स्टडी आईक्यू ने अपने सभी P2I बैचेस में अद्भुत रूप से बनाई गई स्मार्ट टेक्निक को इंटीग्रेट किया है। तो अगर आप P2I बैचेस से जुड़ना चाहते हैं तो अब आपको हर चीज में एक स्मार्टनेस दिखेगी, खासकर हमारा जो स्मार्ट डैशबोर्ड। तो अगर आप इसे जुड़ना चाहते हैं तो बता दूं कि 27 जून यानी कि आज से क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। अगर आप इससे जुड़ना चाहते हैं तो हमारी ऐप या वेबसाइट पे जाके जुड़ सकते हैं, है ना। कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप वीडियो के नीचे या मेरे टेलीग्राम पे मुझे कांटेक्ट कर लीजिएगा, मेरा कोड इस्तेमाल कर लीजिएगा मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। चलिए, है क्या पहले तो देख लेते हैं। 48 घंटे में डीआरडीओ ने 3 परीक्षण किए, है ना। कहां पे परीक्षण किए? वो किए चांदीपुर उड़ीसा में। 3 परीक्षण किए। पहला परीक्षण जो था वो AD1 यानी कि जो एंडो एटमॉस्फेरिक जो प्रणाली है उसका परीक्षण किया था 10 जून को। लेकिन 11 जून को AD1 और AD2 दोनों यानी कि जो एंडो एटमॉस्फेरिक और एक्सो एटमॉस्फेरिक है, दोनों का परीक्षण किया और ये दोनों परीक्षण सक्सेसफुल रहे, जो ये बताने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब भारत किसी भी बाहर की मिसाइल को पहले तो एटमॉस्फेयर के बाहर भी और एटमॉस्फेयर के अंदर भी इंटरसेप्ट कर सकता है ना। बेसिकली जो अग्नि मिसाइल की जो श्रृंखला है उसके डमी के रूप में इन्हें बनाया गया है, जो किसी भी प्रकार के जो बैलिस्टिक मिसाइल है उसको डिफेंस कर सकते हैं, बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस के लिए। तो क्या है ये फेज 2 सफल समापन है। अब भारत क्या है, ICBM श्रेणी की जो मिसाइल्स है ना, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल श्रेणी की जो मिसाइल है उनको रोकने में सक्षम है। अमेरिका, रूस, इजराइल जैसे चुनिंदा ही ऐसे देश हैं जो इस मकाम तक पहुंच पाए हैं। भारत वहां तक पहुंच गया है। कुडोस टू डीआरडीओ, है ना। चलिए थोड़ा देख लेते हैं एक बार AD1 और AD2 क्या है। AD1 जो यहां पे आप देख सकते हैं, इसको हम कहते हैं एंडो एटमॉस्फेरिक, यानी कि वायुमंडल के भीतर ये काम करता है ना। 30 किलोमीटर तक की प्रणाली के जो ये मिसाइल से ये काम करते हैं, ठीक है। ये टर्मिनल फेस के हैं, यानी कि शुरुआत में ही ये जो आपके विदेशी या विपक्षी के मिसाइल होंगे उसको ये निस्तनाबूद कर देंगे। और इनकी जो रेंज है वो 1500 से लेकर 3000 किलोमीटर तक है। ये IRBM है, यानी कि इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्ट, जो क्या कहते हैं बैलिस्टिक मिसाइल से उनको टारगेट करते हैं। अगला है AD2 जो एक्सो एटमॉस्फेरिक
प्रकृति के हैं, ठीक है, 50 से 180 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक जाएंगे, चूंकि एटमॉस्फेयर से बाहर जाना है इनको, है ना। ये मिड कोर्स में फेस करते हैं, अगर यहां पे बच गए तो यहां पे फेस कर देंगे। लगभग 5000 किलोमीटर तक की इनकी क्षमता है, यानी कि इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स को ये टारगेट करके नष्ट कर सकते हैं। बड़ी बात क्या है, ये MIRV है ना, जब MIRV की बात करेंगे तो अभी विस्तार से इस पर बात कर लेंगे। उन्नत तकनीक जहां एक ही मिसाइल से कई सारे जो टारगेट्स होते हैं उनको अप्रोच किया जाता है, ये उसको भी रोकने में सक्षम है ना, क्योंकि वो कई बार कंफ्यूजन क्रिएट करती है, क्योंकि कई प्रकार के वो अस्त्र शस्त्र छोड़ती है। तो हम इस पर भी बाद में बात कर लेंगे, MIRV पे भी, ठीक है। चलिए देख लेते हैं एक बार कि जो भारत का जो थ्रेट मैट्रिक्स था वो क्या था। पाकिस्तान के पास फतेह 1-2 है ना, उसके पास P282 चाइना का दिया हुआ है, जो भारत के रडार पे था, वो कभी भी भारत पे हमला कर सकते थे। पाकिस्तान का DF-5B, DF-41 या DF-21D है, ये जितने भी हैं ये ऐसे एयरक्राफ्ट्स हैं और ऐसे मिसाइल्स हैं जो बहुत आसानी से भारत के शहरों को, खासकर जो इंपॉर्टेंट शहर हैं, बीट मुंबई, बीट बेंगलुरु, दिल्ली, कोलकाता, इन सब को टारगेट कर सकते थे। लेकिन सिंस हमारा द्वितीय स्तर का जो परीक्षण सफल हो चुका है, हम बहुत नजदीक हैं परफेक्टली अपने इंपॉर्टेंट शहरों को कवर करने के लिए, ठीक है। देख लेते हैं। अब देखिए, भारत जो है वो नो फर्स्ट यूज, यानी कि हम पहले प्रयोग नहीं करेंगे की नीति को फॉलो करता है। मतलब हमारे पास भी न्यूक्लियर वेपन है, हम भी न्यूक्लियर ट्रायड नेशन है, मतलब हम जल, थल और वायु तीनों जगहों से, जल, थल और वायु तीनों जगहों से न्यूक्लियर जो वॉरहेड होते हैं वो दूसरे देश तक पहुंचा सकते हैं या उनको नष्ट कर सकते हैं न्यूक्लियर वॉरहेड्स के द्वारा, है ना। लेकिन फिर भी हमने नो फर्स्ट यूज डॉक्ट्रिन को साइन किया हुआ है, हम खुद से नहीं करेंगे। लेकिन ऐसे में एक डिटरेंस के रूप में हमारे पास कोई इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए, और जिसको हमने अभी बात किया, जो AD-1, AD-2 हैं, ये दरअसल उस डिटरेंस का काम करेंगे कि अगर तुम हमारे पास आओगे तो आ नहीं पाओगे, है ना। तो क्या है कि ये तभी सफल है जब पहली भारत स्ट्राइक झेलकर भारत जवाबी हमला कर सके। BMD यानी कि बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस वो ढाल है जो इसे सुनिश्चित करता है कि भारत अच्छे से अपने जो पड़ोसी हैं उनकी जो दुरिच्छा है उसको वो कॉम्बैट कर सकता है ना। तो क्या है, अब देखिए, भारत त्रिआयामी पूर्णता ऑलरेडी पा चुका है न्यूक्लियर वॉरहेड से हमला करने के केस में। अब भारत त्रिआयामी पूर्णता चाह रहा है, यानी कि जल, थल और वायु तीनों तरीके से हम इंटरसेप्ट कर सके, उस पर काम कर रहा है ना। एक और बात क्या है, अब देखिए, जैसे मैंने ऑपरेशन सिंदूर की बात की, तो ऑपरेशन सिंदूर जैसे जो युद्ध होते हैं वहां पे दरअसल इस बात का भी टेस्ट होता है कि आपने कितना हमला किया, तो हर व्यक्ति देखता है, डिफेंड कितना किया और कितने अच्छे से किया वो भी देखा जाता है। और इस मामले में यानी कि AD-1, AD-2 के जो द्वितीय स्तर का परीक्षण है, उसके बाद हम कहीं ना कहीं बहुत क्लोज पहुंच चुके हैं हर प्रकार के जो मिसाइल्स है उसको इंटरसेप्ट करने के लिए, है। चलिए देखते हैं, अगर हम इस हिसाब से देखें तो जो 2 लेयर हैं, लेयर 1, लेयर 2, ठीक है। ये देखिए, यहां से अगर किसी ने मिसाइल छोड़ी यहां से, ठीक है, तो लेयर 1 जो एक्सो एटमॉस्फेरिक है, AD-2 वो अंतरिक्ष में दुश्मन को मिसाइल को नष्ट करता है। लेयर 2 जो है वो एंडो एटमॉस्फेरिक, यदि मिसाइल बच जाए तो AD-1 उनको, जब ये जैसे ही वो एटमॉस्फेयर में आएंगे वो यहां पे नष्ट कर देगा। ये तो AD-1, ये जो AD-2 है वो यहां पे नष्ट करेगा, अगर बच गया तो AD-1 यहां पे नष्ट कर देगा। ध्यान रखिएगा, जो MCC है यानी कि मिशन कंट्रोल सिस्टम है, उससे ये रेगुलेट होते हैं, वो समय समय पे एकदम एग्जैक्ट सूचना देता है कि मिसाइल शत्रु की यहां तक पहुंच चुकी है और यहां पे से नष्ट कर देना है। तो ये द्विस्तरीय है, इसका मतलब अगर एक स्तर बाई चांस मिस हो जाता है तो दूसरा स्तर उससे निस्तेनाबूद कर देगा, उसको नष्ट कर देगा, ठीक है। चलिए, कुछ पॉइंट्स हैं जिनको समझना होगा, क्योंकि ये जो भारत के जिन हम AD-1, AD-2 की बात कर रहे हैं, दरअसल ये जिसे कहते हैं ना, ये काइनेटिक किल प्रिंसिपल पे काम करते हैं। ये अपने अंदर कोई न्यूक्लियर वॉरहेड या कोई विस्फोटक नहीं रखते, ये काइनेटिक किल पे काम करते हैं। कैसे? ये जो इंफ्रारेड IR सीकर का उपयोग करके सीधे अपनी काइनेटिक एनर्जी के साथ उस मिसाइल पे टकराते हैं और उसे नष्ट कर देते हैं, जो लक्ष्य होता है उसको नष्ट कर देते हैं ना। इसके अलावा इसमें एक और टर्म है जिसको मैं आपको पढ़ देना चाहता हूं, जिसे कहते हैं स्वॉर्ड फिस्ट लॉन्ग रेंज ट्रैकिंग रेडार या LRTR कहते हैं। अब DRDO इस प्रकार के रेडार का काम कर रहा है। ये लंबे कई करोड़ किलोमीटर से, अब खैर इसमें जब मैं इसको देख रहा था तो इसमें जो सेंटेंस इंडियन एक्सप्रेस ने इस्तेमाल किया था वो कई करोड़ किलोमीटर का इस्तेमाल किया था। मुझे लगता है कई करोड़ किलोमीटर में हम किसी गैलेक्सी पे पहुंच जाएंगे, शायद बोलते बोलते मेरे मुंह से भी हुआ है। बेसिकली ये क्या करता है कि सैकड़ों किलोमीटर यानी कि ठीक ठाक 1000, 5000, 10,000 किलोमीटर तक की जो दुश्मन की जो मिसाइल है उसकी गतिविधि को ट्रैक कर सकता है। इतना ये स्ट्रांग है, इतना ये स्पेशल है। तो कुल मिला के भारत अब बिना बारूद के, कोई बारूद नहीं है लेकिन अचूक निशाना लगा सकता है और उनकी मिसाइल को
तुरंत ही नेस्तनाबूद कर सकता है ना। चलिए कुछ और तकनीक है समुद्री प्रभुत्व पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं, चूंकि स्थल और वायु का एक कॉमन पर्सपेक्टिव हमने देखा। अगर हम जल की बात करें तो भारत जो है वो NSMMR यानी कि जो नेवल एंटीशिप मिसाइल्स हैं मीडियम रेंज का प्रथम सफल परीक्षण कर चुका है। तो समुद्री स्तर पे भी हम इंटरसेप्ट करने को एकदम रेडी हैं। ध्यान रखिएगा एक टर्म होता है जिसे कहते हैं सी स्किमिंग। अब इसको इसलिए याद कर लीजिएगा सी स्किमिंग को क्योंकि यूपीएससी इस प्रकार के टर्म्स पूछ लेता है। क्या है? मिसाइल समुद्र की सतह से मात्र कुछ मीटर की ऊंचाई पे उड़ती है, इससे यह दुश्मन के जहाजों के रडार से पकड़ से बच जाती है। तो एक कि हम अपनी मिसाइल को बचा भी सकते हैं, बी सामने वाले मिसाइल को पकड़ के वहीं पे नष्ट भी कर सकते हैं। दोनों पे हम काम कर रहे हैं ना। अब होता क्या है कि देखिए हिंद महासागर में भारत को कई बार, अभी आपने देखा कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज से रिलेटेड टेंशन की बात कर लें, पाकिस्तान से रिलेटेड टेंशन की बात कर लें, इंडिया हमेशा अहेड इसलिए रहा क्योंकि हम लगातार काम कर रहे हैं ना। और यहां पे भी ये दिखता है कि भारत समुद्री स्तर पे भी इंटरसेप्शन पे काम कर रहा है ना। चलिए अब देखिए ये आप यहाँ पे इमेज देख सकते हैं। कुछ लोग इसको आयरन डोम की बात कर रहे हैं। तो खैर सीधी सी बात यह है कि आयरन डोम क्या है? एरिया डिफेंस है इजराइल का, जो कम दूरी के रॉकेट और मोटार को से उस बड़े स्तर पे क्षेत्र को बचाती है। भारत क्या कर रहा है? भारत का अगर हम कहें तो भारत का शील्ड के रूप में इस आयरन डोम से बहुत मजबूत होने वाला है। क्यों? क्योंकि ये बैलिस्टिक मिसाइल्स तक को भी बहुत आसानी से रोक सकता है, ICBM वगैरह को बहुत आसानी से ये इंटरसेप्ट कर सकता है। तो एक प्रकार से उसे मजबूत है। तो ये एक पॉइंट डिफेंस है, कुछ शहरों स्पेसिफिक है। धीमे धीमे भारत प्रयास कर रहा है, DRDO प्रयास कर रहा है कि समस्त भारत को इस शील्ड में लाया जाए, है ना, ताकि अन्य शहरों की सुरक्षा को भी इंपॉर्टेंट किया जाए, महसूस किया जाए। ध्यान रखिएगा कि भारत की प्रणाली आयरन डोम की तरह नहीं, बल्कि जो अमेरिका में हम थाट की बात करते हैं, इजराइल के एरो 3 की बात करते हैं, लगभग उनके समकक्ष है। यानी कि अगर तकनीकी दक्षता की बात की जाए तो बहुत ही मजबूत है, सशक्त है बाकियों के अपेक्षा में। अगर हम देखें तो अगर हम DRDO की बात देखें, देखिए DRDO वही है। जब हम करगिल युद्ध के समय देख रहे थे तो बहुत सारी चीज़ों की हम आयात कर रहे थे, लेकिन फिर हमें लगा कि नहीं, हमें खुद से R&D यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काम करना होगा, तब हम बहुत बेहतर कर सकते हैं। तो 1999 कारगिल युद्ध के बाद से हमने 2006-2012 तक बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स पे काम किया है ना, PAD AAD इन सब पे बात किया है ना, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण से अपने यहाँ पे तकनीक लेके आए, काम किया। और फिर हमको पता है कि हम अग्नि 5 पे आ गए, यानी कि जो इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का सबसे अच्छा भारत का प्रारूप है ना। हम ब्रह्मोस पे, तेजस पे, अर्जुन पे, इन सब पिनाका पे हमने काम किया। देन अभी 2026 की बता रहा हूँ कि फेज 2 बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस का, जिसकी भी मैं बात कर रहा हूँ, वहां तक पहुंच चुके हैं। तो निश्चित तौर पे हम एक समय भविष्य में इस स्तर तक जा सकते हैं कि विश्व में शायद हम कुछ उन चुनिंदा देशों में हों जो हर जगह पे न्यूक्लियर वॉरहेड से हमला भी कर सकता है और हर जगह पे खुद को बचा भी सकता है, जो विरोधी हैं उनकी मिसाइल्स को इंटरसेप्ट भी कर सकता है। इस पे हम काम कर रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा एक और पॉइंट है जो अक्सर न्यूज़पेपर में रह रहा है, बहुत इस पे आर्टिकल्स लिखे जाते हैं, जो कंपैरिजन है DRDO का HAL से, ठीक है। अब देखिए जो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड है, इसमें होता है कि ये बेसिकली इंडियन एयरफोर्स के बहुत सारे एयरक्राफ्ट बनाने का जो टारगेट है इनको मिल चुका है, ठीक है। लगभग 83 तेजस जो MK1 जो है इसकी ये बनाने को लगे हुए हैं। तो लोग कई बार कंपेयर करते हैं DRDO से। देखिए जो DRDO की बात करते हैं तो DRDO में रिसर्च एंड डेवलपमेंट उसके नाम में ही है। तो जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है उसकी प्रॉपर डेडिकेटेड विंग है जो मल्टीपल डायरेक्शन में बहुआयामी तरीके से काम करती है। HAL में नहीं काम करती है, दैट्स वाई कुछ बॉटलनेक्स को फेस कर रहा है। तो इस प्रकार के कंपैरिजन को हमें बहुत हवा नहीं देनी चाहिए, उतना जरूरी नहीं है, ठीक है। यहाँ ये मैन्युफैक्चरिंग संस्था है, क्षमता की कमी है, क्षमता आ जाएगी, कैपेबिलिटी आ जाएगी, कैपेसिटी आ जाएगी, बहुत बेहतर काम करेंगे। ये क्या है? ये बेसिकली देखा जाए तो ये रिसर्च की कमी है और इसको प्राइवेट क्षेत्रों से बहुत अच्छा सपोर्ट भी मिला है, इसको ठीक ठाक बजट भी मिला है सरकार की तरफ से। तो इस दिशा में भी ये बहुत अच्छी तरीके से काम कर रही है। तो आत्मनिर्भर भारत का पार्ट क्या है कि रक्षा उत्पादन में हमने क्या किया कि जो पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप है उसको बहुत मजबूती से सामने रखा। रिजल्ट ये है कि आज DRDO अपने दम पे इजराइल अमेरिका के सापेक्ष एक ऐसे सरफेस का निर्माण करने में सफल रहा है जहां पे हम किसी भी न्यूक्लियर मिसाइल को हम इंटरसेप्ट कर सकते हैं ना। चलिए अब देख सकते हैं, जैसे कि अब हम बात करते हैं कि जब हम
क्षेत्रीय शक्ति संतुलन और भू राजनीति की जब बात करते हैं तो देखिए ना, चीन का हम DF-41 की बात कर लें, पाकिस्तान के शाहीन या बाबर की बात कर लें, हम इन सबको बहुत आसानी से इंटरसेप्ट कर सकते हैं। आए ये ट्राई करके देखें। अब है क्या कि भारत खुद इस स्तर पे जब काम कर रहा है तो न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में भारत का जो इज्जत है, जो कदकाठी है, जो कॉलर है, ऊंची हो जाएगी, फायदा रहेगा। एंड एट द सेम टाइम बी इट क्वाड, बी इट SCO, या ये हम बात करें ब्रिक्स की, हम बात करें आसियान की, कोई भी संस्था की बात करें, इस प्रकार के संस्थान उन देशों के साथ जुड़ना पसंद करते हैं मजबूती से जो न्यूक्लियर ट्रायड भी हैं और हर प्रकार की मिसाइल्स को इंटरसेप्ट भी कर सकते हैं। तो वहां पे भी भारत की जो इज्जत है जो और ज्यादा बढ़ जाएगी, है ना। तो क्या है, अगर भविष्य का रोड मैप क्या है, 2 दशकों की जो हमारी तपस्या थी, उसके बाद हम अमेरिका और रूस और इजराइल के बाद उस समूह में हैं जो ICBM को हवा में ही नष्ट कर सकते हैं, इंटरसेप्ट कर सकते हैं, है ना। अब DRDO अब ADAM और ADH यानी कि एंटी मिसाइल और एंटी हाइपरसोनिक के विकास की ओर बढ़ रहा है, और कहीं ना कहीं हम MIRV को रोकने के स्तर में, और जो बहुत ही एडवांस्ड MIRV है उसको रोकने के दिशा में भी हम बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, भारत काम कर रहा है, ठीक है। बस इतना बता दूं, MIRV जो मैं शुरुआत में बताया था कि एक ही मिसाइल से बहुत सारे अलग अलग लक्ष्यों पे परमाणु हमला करने की जो तकनीक होती है उसको हम MIRV कहते हैं, ठीक है। बहुत सारी जो अलग अलग लेवल पे जो एंट्री करती है मिसाइल्स, उनको किस प्रकार से हम उनकी ट्रेजेक्ट्री को हम टारगेट करके हम उनको कैसे नष्ट कर सकते हैं, MIRV तकनीक उस पर काम करती है ना। बाकी जितनी भी अन्य डेफिनेशंस हैं, बी इट हिट टू किल, एक्सोएटमॉस्फेरिक, न्यूक्लियर ट्रायड, इन सबको मैंने यहाँ पे लिख दिया है। प्लीज आप इसे जरूर पढ़िएगा। मैं अपनी हर वीडियो में इस बात पर ध्यान रखता हूं PDF में कि इंपॉर्टेंट शब्दावलियां इसमें लिखी हूं, आप इसको प्लीज यहां पे देख लीजिएगा। आप इस विषय पे आपकी राय क्या है, भारत की इस गौरव के क्षण को आप किस प्रकार से देखते हैं, कमेंट बॉक्स में बताते जाइएगा। साथ में देखिए, आप सरकार को क्रिटिसाइज कीजिए, लेकिन हमारे वैज्ञानिक, हमारे लोग जिस दिशा में मेहनत कर रहे हैं उस दिशा में उनका आपको समर्थन भी चाहिए रहता है, ठीक है। उनको आपका समर्थन चाहिए रहता है, तो उनको आप कुछ अच्छी बातें भी कह सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैं बताता चलूं, जो अभी मैंने शुरुआत में बताया था कि पहली बात तो कि जो हमारा स्मार्ट बैच है 27 जून से शुरू है, जो स्मार्ट टेक्निक से इंटीग्रेट है। आप मेरे स्टडी IQ की ऐप या वेबसाइट पे जाके मेरा कोड विकास लाइव लगा सकते हैं मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। एट द सेम टाइम जो हिंदी साहित्य है उसका जो बैच है, नया बैच जो है वो 30 जून को क्लोज हो रहा है। हर महीने नए बैच आते हैं, 30 जून को जो हिंदी साहित्य का जो नया बैच अभी रनिंग चल रहा है वो क्लोज हो जाएगा। तो इससे जुड़ने के लिए भी आप मेरा कोड विकास लाइव लगा सकते हैं, जहां पे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। और अगर आपको स्मार्ट बैच से जुड़ना है या ऑप्शन से जुड़ना है, कोई कंफ्यूजन है, तो 76400300 पे कॉल करिए, हमारी टीम आपसे बात कर लेगी। बोलिए सर, हम विकास सर का वीडियो देख के आए हैं, हमें आपसे बात करनी है, हमें क्लास में जुड़ना है। बाकी हिंदी साहित्य के लिए कोई और भी कंफ्यूजन हो तो आप मेरे टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम पे मैं PDF अपलोड कर दूंगा ये वाला, वहां पे जाके PDF जरूर देख लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में बताते जाइए कि क्या लगता है भारत भविष्य में किस प्रकार से विश्व शक्ति बन सकता है, किस क्षेत्र में और काम करने की जरूरत है, बताते जाइएगा। चलिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। Study IQ IAS, making India smarter and better.